साथियों, आज हम भारत में आदिवासियों के खिलाफ, इस देश के पर्यावरण के खिलाफ, इस देश के वन संपदा के खिलाफ, इस देश के वनों के सुरक्षा के खिलाफ में संसद में पारित किए गए कानून के बारे में बात करेंगे। वास्तविकता में ये कानून जो है, ये 1980 का जो कानून था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसको अमेंड करके बनाया गया है। यानी 1980 के कानून को संशोधित करके ये कानून बनाया गया है। इस कानून का इन्होंने नाम लिखे है वन संवर्धन सुरक्षा अधिनियम संशोधन 180, यानी 1980 2023 का ये जो बिल है, ये 4 अगस्त 2023 को भारत के पार्लियामेंट में रखा गया था। ये बहुत विवादित बिल था, यह विषय बहुत विवादित था। इसको राज्यसभा में डायरेक्ट रखने के बजाय वर्तमान भाजपा आरएसएस की सरकार ने इसको जेपीसी की तरफ फॉरवर्ड किया, जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, संयुक्त संसदीय समिति। इस संयुक्त संसदीय समिति की तरफ ये जो बिल का प्रारूप दिया गया, उसमें जो संशोधन किए गए, उन संशोधनों को देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दी गई थी ये रिपोर्ट। हुआ ये कि बहुत ही कम समय में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल के जितने संशोधन थे सरकार द्वारा, उसको मान्य कर लिया और ये बिल राज्यसभा में गया। ये राज्यसभा में जब पारित हो रहा था, तो इस बिल को लेकर किसी विपक्ष के आदमी ने एक लॉजिकल डिस्कशन इस संबंध में नहीं किया। किसी को समझ में नहीं आया और आदिवासियों को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस वक्त पूरे आदिवासियों का ध्यान मणिपुर में था। जो मणिपुर की घटना थी, उस वक्त पूरे आदिवासी उससे स्तब्ध हो गए थे, जहां पर आदिवासियों को नंगा सड़क पे घुमाया गया, हमारी माँ बहनों को नंगा सड़क पे घुमाया गया, उनके खुलेआम गोली मारा गया, उनके घरों को आग लगा दी गई, उनके बच्चे उसमें जल गए, जिसकी रिपोर्ट इनको नहीं मालूम। सरकार ने बताया कि भाई ये घटना की हमको जानकारी नहीं थी। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि सरकार को इस घटना की जानकारी ना हो? इस पर पार्लियामेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला। ये जितनी बातें हो रही है, उसी दरमियान ये जितनी बातें हो रही है, इसको समझते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी दरमियान ये बिल संसद में लाया गया और राज्यसभा में पास करके इसको देश की आदिवासी राष्ट्रपति, आदरणीय आदिवासी राष्ट्रपति के पास दिया गया और उस पर उन्होंने साइन किए और ये कानून के रूप में हमारे बीच में आया, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड 1980 2023 के नाम से जाना जाता है। यानी वन संवर्धन और सुरक्षा अधिनियम 2023 के रूप में इस कानून को हम जानेंगे। साथियों, ऐसा कानून जिसको भारत की प्रगति के रूप में इन्होंने देखा और प्रगति की बात करके संसद के पटल पर पास कराया। यह सच है कि वहां पर आदिवासी सांसद भी थे, यह सच है कि वहां विपक्ष के बाकी सांसद भी थे और विशेषकर कांग्रेस के भी सांसद थे। एक तरफ बीजेपी आरएसएस आदिवासियों के खिलाफ में बिल रखती है और ये लोग खामोश रहते हैं, हमको इनकी संदिग्धता नजर आती है इसमें। इस बिल का विरोध खुली तौर पे कहीं नहीं हुआ। कुछ इंटेलेक्चुअल से जो इस बिल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक आदिवासी हूं, इस समाज में हमने पैदा हुए हैं, इस समाज के जीवन को हम समझते हैं और इन तकलीफों से हम गुजरते हैं, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ। और जब इस बिल को पढ़ा गया और मैंने महसूस किया कि इस बिल ने आदिवासियों के पूरे वन
भूमि के जो अधिकार है, जिस पर आदिवासियों की दावेदारी थी, उस भूमि के अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। जो अधिकार आपको आपके पूर्वजों के संघर्ष से मिले थे, उनकी कुर्बानी से मिले थे, इसके लिए हजारों लाखों लोग मारे गए, इसके लिए कई क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर चढ़े। उनकी कुर्बानी का नतीजा था कि इस देश में आदिवासियों को भूमि अधिकार मिले। आदिवासियों की 80% जो जनसंख्या है वो वनों में रहती है, जंगलों में रहती है। यह बिल आपके 2006 में जो ऐतिहासिक जजमेंट हुआ था, आदिवासी वन अधिकार, जिसको जनजातीय वन अधिकार बिल और पारंपरिक वन निवासी अधिकार बिल के रूप में जाना जाता है, इस बिल को, इसकी जो वास्तविकता थी, इसकी जो सच्चाई थी, जो कानूनी प्रावधान आप हम लोगों के लिए किए गए थे, आदिवासियों के लिए और परंपरागत वन निवासियों के लिए। परंपरागत वन निवासियों का मतलब यह है कि चाहे वो ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, या एससी हो, या मुस्लिम हो, या और कोई हो, ये लोग जो जंगलों में रहते हैं पहले से, उनको परंपरागत वन निवासी बोलते हैं। उनके भी अधिकार थे इसमें, वो भी अधिकार इस बिल के मार्फत खत्म कर दिए गए हैं। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि इस देश के कॉरपोरेट, इस देश की निजी कंपनियां, पूंजीपति और उद्योगपतियों को वो जमीन ये लोग लीज पे देंगे और लीज पर विकास के नाम पे देंगे। वहां पर वो लोग रिजोर्ट्स, जू और बहुत सारी चीजें वो लोग करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी होंगी वहां पर, इससे कोई दो राय नहीं है। ये मांग रहे हैं उस तरीके से, लेकिन उस पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी। वहां मिनरल्स पे बात करेंगे ये लोग। धीरे धीरे आदिवासियों की जितनी भूमि है, वन की जो भूमि है, इसको समाप्त कर देंगे। ये बिल का संबंध केवल आदिवासियों से नहीं है, इस बिल का संबंध इस देश के पर्यावरण से भी है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इस देश का पर्यावरण, इस देश के जंगल, इस देश के जो पेड़ है, इस देश में जो पर्यावरण है, इस देश की जो इकोलॉजी है, इसका अगर संरक्षण किसी ने किया है तो आदिवासियों ने किया है। क्योंकि हमारी संस्कृति बाकी लोगों से बहुत अलग है। धार्मिक माइंड का जो आदमी है, धार्मिक सोच का जो व्यक्ति होता है, वो प्रकृति में अपने अधिकारों की तलाश करता है। लेकिन सांस्कृतिक माइंड का जो आदमी है, अपने अधिकारों के साथ साथ वो प्रकृति के भी अधिकारों को तलाश करता है, उसको जगह देता है अपने जीवन में। और जिन लोगों ने प्रकृति के अधिकारों को और इसके प्रावधानों को, उसके वास्तविक प्रावधानों को, उसके साइंटिफिक एंगल्स को अपने जीवन में जगह दी है, उनका नाम आदिवासी है। ये आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि भारत के संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची और उनके जो विशेष अधिकार है, वो विशेष अधिकारों के तहत एक उल्लेख आता है कि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अंदर अंतर्गत संविधान। ये केवल आदिवासियों के लिए लिखा गया है। वो इसलिए लिखा गया है कि आदिवासियों के परंपरागत प्राचीन अधिकार इस देश की जमीन पर है, इससे कोई दोहराए नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री भी ये बात को नकार नहीं सकता है कि देश के मालिक आदिवासी है। आज दशहरे का दिन है, सब लोगों ने अपने अपने तरफ से स्टेटमेंट्स जारी किए। संघ प्रमुख जी ने भी, माननीय मोहन भागवत जी ने भी स्टेटमेंट दिया नागपुर के संघ भूमि से। उन्होंने देश की प्रगति की बात की, देश की प्रगति का व्याख्यान किया, उन्होंने उसको बखान किया, उस पर काफी खुश हुए वो। लेकिन उनके भाषण में आदिवासियों की दुर्गति मेरे को कहीं नहीं दिखाई दी, उसका कहीं जिक्र नहीं दिखाई दिया। इस देश की प्रगति अगर आदिवासियों की दुर्गति पर होती है तो आपको मानने हैं क्या? इस देश का विकास इस देश के गरीब, पीड़ित, शोषित मजदूरों के और आदिवासियों के विनाश पर होता है, यह आपको मानने हैं क्या? आप ऐसे देश की कल्पना करते हैं क्या? हम वैचारिक तरीके से भिन्न हो सकते हैं आपसे, लेकिन आखिरी में हम मानव हैं।
इसको देश आदिवासियों ने माना है। इस देश के प्रगति की जो नींव है आदिवासियों की लाशों पर है, उनकी जमीनों पर है, उनके विस्थापन पर है, उनके दुखों पर है। ये इतिहास है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई डिसीजंस में मेंशन किया है कि इस देश में जितने प्रकल्प हुए हैं, जितने रास्ते, डैम, पावर प्लांट्स इत्यादि, जितनी भी प्रगति हुई है देश में, इन्होंने उसके लिए उचित जगह यानी आदिवासी क्षेत्रों को चुना। और उन प्रगति, उस प्रकल्प से जो विस्थापन हुआ है वो आदिवासियों का हुआ है। वो बेघर हुए, उनका जीवन यायावर जीवन में परिवर्तित हो गया। इतनी बड़ी कुर्बानी देश में कौन सा समाज दिया है, इस पर थोड़ी बात करें, इस पर चर्चा करें कि जिसने अपना पूरी कुनबे को ही तबाह कर दिया है, अपनी जमीन भी दे रहे हैं, बदले में उसका जो रिस्टोरेशन है, उसको जो मुबादला है, उसका पुनर्वसन है, उसकी परिस्थितियां देश का सर्वोच्च न्यायालय बता रहा है केवल 40% लोगों को ही पुनर्वसन का और बाकी चीजों का लाभ मिला है। आज भी 60% आदिवासी इस मांग के लिए जूझ रहे हैं। अगर आपकी सरकार है तो खुल के बात करिए इस पर। इस देश में दुख इस बात का है कि देश की प्रगति की चर्चा और आदिवासियों की दुर्गति की चर्चा, ये दोनों चीजों को देखा जाए तो केवल देश की प्रगति की चर्चा को सामने लाया जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है, आदिवासियों की दुर्गति पे कोई चर्चा नहीं करता है। जो देश के मालिक है उसको देश का सब्जेक्ट नहीं बनने दिया गया, यह पहला षड्यंत्र है। आज बीजेपी आरएसएस में भी आदिवासी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वो भी एक उम्मीद लगा के रखे हैं कि नहीं, आदिवासियों के लिए कुछ होगा। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके बाल बच्चों के साथ, उनकी आने वाली पीढ़ी के साथ, उनके जो परंपरागत अधिकार है, जो उनके प्राचीन सांस्कृतिक अधिकार है भूमि पर, उन अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इस एक्ट ने आदिवासियों के लिए जो कानून बनाए गए थे, जो बेसिक कानून बनाए गए थे, उन बेसिक कानूनों में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, 1986 का जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम था, उसको भी खत्म कर दिया, उसको भी दरकिनार कर दिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1927 में आदिवासियों के पक्ष में बनाया गया था, जो स्वतंत्रता के दरमियान अंग्रेजों ने आदिवासियों के पक्ष में बनाया। आज तो देश स्वतंत्र है, आप आदिवासियों के खिलाफ में कैसे कानून बनाते हो? अंग्रेज आदिवासियों को, उसके वन अधिकारों को परिभाषित करते हैं, आप वन अधिकारियों की परिभाषा को ही बदल देते हैं, वनों की ही परिभाषा को बदल देते हैं। इस कानून ने इस देश के वनों की परिभाषा को बदला है, यह सच्चाई है। साथों साथ जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो 1952 में हम लोगों ने बनाया, 1952 में जो पॉलिसी बनी है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, उस पॉलिसी के खिलाफ में जाके ये बिल बनाया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देश के सभी इंटेलेक्चुअल्स, पर्यावरणवादी और साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं, उन लोगों का कहना है। जो नेशनल फॉरेस्टेशन, जिसको वनीकरण बोलते हैं, राष्ट्रीय वनीकरण की जो नीति है 2000 में बनाई गई है, ये उसको भी खत्म करता है। स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, इसको भी यह कानून खत्म करता है। पंचायत एक्सटेंशन एक्ट 1996, यानी ग्राम सभाओं के जो विशेष अधिकार आदिवासियों को दिए गए थे, इस एक्ट ने उसको समाप्त कर दिया है। इस एक्ट में कहीं भी उल्लेख नहीं है आदिवासी ग्राम सभाओं का, 5वीं 6वीं अनुसूचियों का। यह हो सकता है क्या कि बिगर आदिवासी क्षेत्रों के इस देश में वनों की परिभाषा या वनों की भूमि का आप मूल्यमापन भी नहीं कर सकते, आप उसका मोजनी भी नहीं कर सकते, उसको गिन भी नहीं सकते। क्योंकि आप जब जब आदिवासी क्षेत्रों में भारत के वनों को तलाश करते हो, हर 10 किलोमीटर के बाद आपको एक आदिवासी गांव मिलता है, चाहे वो फिर 50 लोगों का ही घर क्यों न हो, 50 घर ही क्यों ना हो। यह सच्चाई है। जब इस नीति को बनाया गया, तब आदिवासियों की जीवन, उनके विस्थापन, उनकी तकलीफ, उनकी संस्कृति, उनके अधिकारों को दरकिनार कर दिया गया। इस बात का दुख है हमको। इसके साथ साथ जो पैसा एक्ट था उसको अमेंड कर दिया,
जहां पे एनओसी जरूरी थी ग्राम सभाओं के, वहां परामर्श शब्द को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये धोखा आदिवासियों के साथ किया गया। उसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है 1969 का, जो ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है 1996 का, उसको भी ये एक्ट यानी उसको भी ये एक्ट जो है वॉयलेट करता है, उसके खिलाफ में जाकर ये एक्ट काम कर रहा है। उसके साथ साथ आदिवासियों को निस्तार के अधिकार दिए गए थे 1961 में। 1961 का जो एक्ट है निस्तार एक्ट, उसको भी ये एक्ट खत्म करता है, उस पर भी ये एक्ट बात नहीं करता है। और उसके साथ साथ जो शेड्यूल एरिया का जजमेंट है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है, उसमें से समता का जजमेंट है। आप याद रखिए कि एक सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होता है, जो वो उसका निर्णय होता है, वो भी एक कानून होता है। उस संबंध में अगर कोई कानून भारतीय व्यवस्था में उपस्थित नहीं है तो उसको कानून की मान्यता देंगे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। जो आर्टिकल 32(1), 31, 32(2) और 32(3) में उसका मेंशन किया गया है, उसको उल्लेखित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा जजमेंट्स आदिवासियों के फेवर में हुए। ऐसे कई माइनिंग के जजमेंट्स हुए हैं, ऐसे कई जमीनों के जजमेंट्स हुए हैं। रिस्टोरेशन ऑफ लैंड, आदिवासियों को उसकी जमीन पूरी दी जाए जो उसके द्वारा उनके मार्फत उनसे गैर आदिवासियों ने छीन ली है, उस जमीन को उनको पुनर्वापसी की जाए। ये कानून भारत का कानून है, लेकिन राज्यों में ये नीति अपनाई नहीं गई है। उल्टे आदिवासी क्षेत्रों में आप प्रोजेक्ट आदिवासियों की जमीन पर कब्जा और उनकी जमीनों का उल्लेख ओपन की जमीन में करके इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा सभी स्टेट्स में दिखाई देता है। उसके साथ साथ 2010-2011 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नंदाबाई भील केस में, कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो जजमेंट दिया गया है, उसको भी इग्नोर किया गया है। मैंने देखा आज सब लोग 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर का प्रवेश, उसके उद्घाटन की चर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के मालिक आदिवासी हैं, और मैं नहीं बोल रहा हूं, यह साइंस बोलता है कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भगवान राम की जन्मभूमि के लिए हुआ है, वैसा ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आदिवासियों के लिए हुआ है। अगर आपने भगवान राम का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके निर्णय के बाद भगवान राम का मंदिर अगर बनाया है, खुशी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह क्यों नहीं बोला कि भारत में आदिवासी रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलता है भारत के आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। Every state and citizen of India must give respect to them for the indigeneity. उनके मूल निवासी होने का सम्मान उनको मिलना ही चाहिए, इस बात का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट करता है। बावजूद उसके उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। यह देश राम का है, अगर यह बात सही है तो यह बात कोई नकार नहीं सकता कि यह देश आदिवासियों का भी है। और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लोग, चाहे क्रिश्चियन, मुस्लिम, कोई भी हो, ओपन के भी कुछ लोग, ये आदिवासियों के वंशज है। ये इस देश की वास्तविक हिस्ट्री है और इस देश की एक संस्कृति है जिस पर मैं बात कर रहा हूं। आज ग्लोबल वार्मिंग के समय पर विश्व जो पर्यावरण पर चर्चा कर रहा है आज, कि ग्लोबल वार्मिंग में जो खतरा आ गया है, आदमी मानव जीवन को खतरा आ गया है। 49 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक के देश का तापमान चले गया है। 50-52 के बाद में आदमी रह नहीं सकेगा, बाहर निकल नहीं सकेगा, यह तापमान होता है। यह तापमान क्यों हो रहा है? यह पर्यावरण बदल की वजह से हो रहा है। जो झाड़ों की कटाई हो रही है, जो झाड़ों का विनाश, वनों का विनाश हो रहा है, यह आदिवासियों ने किया है। जंगली जानवरों को इन्होंने शिकार के मार्फत, शौक के खातिर जंगली जानवरों को मारे, यह आदिवासियों ने किया है। जंगल की कटाई करेंगे कोई, जंगल आदिवासियों का है, लेकिन आरा मशीनें आदिवासियों की है क्या?
जमीन आदिवासियों के, उस पर होने वाले कोयला खदान आदिवासियों के हैं क्या? उस पर जो मिनरल माइनिंग है वो आदिवासियों की है क्या? क्या हिस्सेदारी दी गई है आदिवासियों को? मैं ऐसे समय पूरे देश के आदिवासी भाइयों से और तमाम नागरिकों से बात कर रहा हूं, जब एक जगह संघ भूमि में, डॉक्टर हेगड़ेवार की भूमि में हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने बयान दिया, और दूसरी तरफ आज दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दीक्षा समारंभ में धम्म परिवर्तन दिवस पर लाखों लोग यहां पर मौजूद हैं। और मैं आदिवासी समाज का होने के नाते जिस नागपुर को आदिवासियों ने बसाया है, उसी नागपुर से मैं पूरे तमाम देश के आदिवासियों की बात आपके समक्ष रख रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में जब आदिवासियों के पूरे संपूर्ण भूमि के अधिकार, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी रूढ़ी परंपराओं को अटैक है, ये इसको खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस दावा करती है कि हमने पैसा बनाया, कांग्रेस दावा करती है कि हमने वनाधिकार बिल दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब यह बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा था, आपकी क्या भूमिका थी? कौन से पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया? क्या भूमिका थी? मैं मान लेता हूं कि आरएसएस भाजपा की भूमिका आदिवासियों को खत्म करने की हो सकती है, आदिवासी विरोधी हो सकती है। कांग्रेस की क्या भूमिका थी? बाकी दलों की क्या भूमिका थी? इसको लेकर स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में चल रहा है। जिस तरीके से डे बाय डे इस देश के विकास की बात चल रही है, उससे ज्यादा स्पीड में आदिवासियों के विनाश की बात हो रही है। अगर आपको सेना के केंद्र बनाना है तो भी आपको आदिवासियों की जमीन मिलती है। भारत में 80% जितने अर्धसैनिक बलों के केंद्र है और सेना के केंद्र है, वो पूरे आदिवासियों की जमीन पर है। आप डेवलपमेंट का प्लान भी आदिवासियों की जमीन पर बनाते हैं। आखिर आदिवासियों की जो क्लेम करने वाली जमीन है, जो उनके प्राचीन पारंपरिक अधिकारों की वास्तविक जमीन है, उस जमीन पर ही प्रोजेक्ट क्यों? राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्र विकास के नाम पर इतना अन्याय विश्व के किसी देश में नहीं हो रहा है जो भारत में आदिवासियों पे हो रहा है। और आदिवासियों को समझ नहीं रहा कि उनके अधिकार कैसे चले गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और अन्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव है। पूरे आदिवासी इसमें एंगेज हो गए हैं। कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई इस प्रश्न पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासी समाज के नेता, उनको हवा भी नहीं है उनके साथ क्या हुआ है। वो समाज में वोट मांगकर वहां पे अपने सत्ता स्थापित करने की रेस में खड़े हैं। पूछता नहीं है कोई कि भाई मेरे समाज के खिलाफ में इतना बड़ा कानून बना है, आपने क्यों बनाया भाई? इसमें तो हम मारे जाएंगे। हमारे तो पूरे संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र खड़ा हो गया है। हमारे तो बाल बच्चों के जिंदा रहने का प्रश्न खड़ा हो गया है। हमारी 80% पॉपुलेशन वनों से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। हमारे विधायक, हमारे सांसद भी थे जो विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे पूछो आप समाज के बारे में क्या सोचे, आपको क्यों नहीं समझा ये बिल क्या है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप सांसद से पूछो कि आप क्या कर रहे थे जब ये बिल पास हुआ। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में आदिवासी फंस गए हैं। आदिवासी समाज का आदमी गरीब तो है, मजबूर हो गया है, मजदूर हो गया है, और कुछ लोग बेईमान हो गए हैं समाज के साथ। जिन अधिकारों को हमारे पूर्वजों ने हमको अपनी जान निछावर करके, भगवान टंटा भिल, रेंगा कोरकू, बाबूराव शर्मा, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, अवंतीबाई लोधी, महात्मा फुले, संभाजी महाराज, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, गुंडाधुर, कुमरा भीमू,
ऐसे कई हजारों आदिवासी शहीद हुए हैं। यह सच्चाई है कि इस देश में जमीन और जंगल की जो लड़ाई है, इसकी 70 से 80% लड़ाई केवल आदिवासियों ने लड़ी है। यह जो कानून पास हुआ है, इस कानून का अध्ययन अलग अलग लोग कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी चुप है। इतना सेंसिटिव कानून, इतना संवेदनशील कानून पास हुआ है और आदिवासी चुप है। यह समझ के परे है। यह मौका है आपको आंदोलन करने का। इस देश में आप लोकतंत्र को मानते हो, ये लोकतंत्र के आड़ पे आपको खामोश कर देंगे। आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट बन जाएंगे, उसके बाद आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। कहीं जगह नहीं मिलेंगी आपको। आपके बाल बच्चों के प्रश्नों के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस एक्ट में एक प्रोविजन किया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेस और फोर्सेस, ये दोनों लगाए जाएंगे, इनके सेंटर्स बनाए जाएंगे, इनके केंद्र बनाए जाएंगे। यानी अर्धसैनिक बल, बीएसएफ बोलते जिसको, सीआरपीएफ बोलते जिसको, और सेना, जिसको सेना बोलते हैं आप, ये आदिवासी जंगली क्षेत्रों में, जहां जहां जंगल है उन क्षेत्रों में तैनात की जाएगी। ये प्रावधान है इस कानून में। आज पुलिस है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आप कोई कंप्लेंट होगी तो कोर्ट में जाएगा, उस पर मामला चलेगा। इसको कानून का राज बोलते हैं। लेकिन मिलिट्री रहेंगी तो आप क्या करोगे, कैसे आंदोलन करोगे? मिलिट्री का काम तो केवल गोली मारने का है। मिलिट्री को आसपा कानून के अंतर्गत, जिसको आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, सेना को विशेष अधिकार दिए गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही प्रैक्टिस जम्मू कश्मीर में हुई है, यही प्रैक्टिस पंजाब में हुई है, यही प्रैक्टिस नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, नागालैंड में, बाकी क्षेत्रों में हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उस पर आयोग गठन किया गया है। वो आयोग बोलता है कि इस कानून के अंतर्गत जो सेना को विशेष अधिकार दिए गए उसको बैन खत्म किया जाए। लेकिन सरकार ने आदिवासी और आर्मी को खड़ा कर दिया आमने सामने। जब हमारा विस्थापन होगा इन क्षेत्रों से, जब आंदोलन हम करेंगे, तब हमारे सामने पुलिस नहीं आर्मी रहेगी। कैसे लड़ोगे आप? जो आर्मी ऑपरेशंस होते हैं उसके खिलाफ में क्या आवाज लगाओगे आप? आप विधायक होने के नाते बोल सकते हैं क्या आप? कोई विधायक अपनी पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ में नहीं बात करता है। बिरसा ब्रिगेड का मिशन इस देश में आदिवासियों के बीच में एक विचारधारा का विस्तार कर रहा है, उनको वैचारिक रूप से संगठित करने की बात कर रहा है। इस देश के करीब करीब 400 जनजाति के आदिवासी भाई आज बिरसा ब्रिगेड के मिशन से जुड़े हैं। इस देश के 22 राज्यों में आदिवासी जनसंख्या के साथ बिरसा ब्रिगेड का कनेक्शन है। यह आदिवासी बचाओ आंदोलन मिशन मध्य भारत अब हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग लिफ्ट करते हैं, उनको जो मदद करते हैं, उनको प्रशिक्षित करने, हमारे साथ में जो संगठन है जैसे जेएस हो गया, जीएसयू हो गया, बाकी और संगठन है, ये संगठन भी हमारे ही संगठन है। हम ऐसा मानते हैं। क्या हालत है मध्य प्रदेश में? उन्हीं को टिकट दी गई पार्टियों की जो काम ही नहीं की है, जिनका समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। आरक्षित सीटों पे ये काम, और गैर आरक्षित सीट जहां पर आदिवासी बहुल है, उन्होंने आदिवासियों के संबंध में कोई काम नहीं किया। ऐसे लोगों को भी टिकटें दी गई है। तो आदिवासी समाज के लोगों के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया कि हमने क्या करना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय बहुत डेंजर परिस्थिति आएगी। आप इससे अपने आप को भागा नहीं सकते हैं। आप ये चुनाव मत समझो, ये आदिवासियों के लिए चुनौती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आरक्षित मध्य प्रदेश में है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आज मध्य प्रदेश का आदिवासी जो डिसीजन लेगा वो पूरे देश के आदिवासियों को असर करेगा।
हर विधानसभा में आदिवासियों की पॉपुलेशन, आदिवासियों की जनसंख्या 55% से 70% तक है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने सामाजिक संवैधानिक अधिकारों के लिए जाके अपने समाज के पक्ष में एक विरोध प्रदर्शन करना है, वोट करना है। बिरसा ब्रिगेड के मार्फत, आदिवासी विचार मंच के मार्फत इस कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए हैं। आपकी स्वीकृति बहुत जरूरी है। पूरे प्रदेश में हम लोग सिग्नेचर कैंपेन चलाने वाले हैं। राजस्थान में भी सिग्नेचर कैंपेन चलेगा, छत्तीसगढ़ में भी सिग्नेचर कैंपेन चलेगा, मध्य प्रदेश में तो चलेगा ही चलेगा, और तेलंगाना में भी चलेगा, क्योंकि ये हमारे जिंदा रहने का प्रश्न है। 6 महीने अगर ये कानून इस देश में लागू हो गया तो आदिवासी को अस्तित्व उनके इतिहास के साथ खत्म हो जाएगा। आप भी खत्म होंगे, आपका इतिहास भी खत्म हो जाएगा। ये शुरुआत आदिवासियों से हो रही है। ओबीसी को लगता है कि उसको वो बच जाएगा, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में है। दलित को लगता है वो बच जाएगा, वो भी वेटिंग लिस्ट में है। मुस्लिमों को, क्रिश्चियनों को, जैनों को लगता है वो बच जाएंगे, वो भी वेटिंग लिस्ट में है। और तकलीफ इस बात की है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको आप ब्राह्मण बोलते हैं, वो जानकर भी नहीं जानना चाहता है। आप एक बात को ध्यान में रखिए, कॉरपोरेट और पूंजीवाद के पास में धर्म और आपकी मानवता और आपके प्रश्न गिरवे रहते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है, ये उसी पूंजीवाद और कॉरपोरेट की तरफ जा रही है, जहां हमारी अस्मिता, हमारे प्रश्न, हमारा दुख और हमारा धर्म सब गिरवी रहता है। वो लोग केवल इसका उपयोग करते हैं। हर आदमी खतरे में है। आदिवासी समाज के मार्फत प्रदेश और बाकी देश के सभी लोगों को हम अपील करते हैं कि इस लड़ाई में आदिवासियों का साथ दो। याद रखिए, अगर आदिवासी जिंदा रहेंगे तो जंगल जिंदा रहेगा, पर्यावरण जिंदा रहेगा। अगर जंगल और पर्यावरण नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। आदिवासी केवल पर्यावरण, जल, जमीन, जंगल की बात अपने खुद के लिए नहीं करते हैं, वो देश के लिए भी करते हैं। इस बात का एहसास हमको होना चाहिए। पर्यावरण, जंगल 1927 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर करी। उसके पहले से देश के जो जंगल थे, किनके भरोसे थे? किन्होंने उसकी रक्षा की? कौन उसके लिए लड़े? अंग्रेजों से लड़े, बाकी जमींदारों से लड़े, बाहरी लोगों से लड़े, उपनिवेशवादी लोगों से लड़े। कौन लड़ा? आदिवासी लड़ा। उसको जिंदा रहने के लिए भी और पर्यावरण को जिंदा रखने के लिए भी, ये दोनों लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। और सब लोग अपना नाम स्वतंत्र सेनानी की लिस्ट में लिखाते हैं। ये वही आदिवासी है जिनको इस देश में क्रिमिनल ट्राइब बोला गया। ये वही आदिवासी है जिनको इस देश में असुर बोला गया। ये वही आदिवासी है जिनको जंगली बोला गया। ये वही आदिवासी है जिनको अभी ये लोग वनवासी बोल रहे हैं, जो वास्तविकता में इस देश के मालिक है। गोंड वन, कोल वन, भील वन के जो मालिक है। अभी मैंने एक मध्य प्रदेश की जो स्टेट लेवल की जो परीक्षा होती है, जिसको एमपीपीसी बोलते हैं, उसकी एक बुकलेट पढ़ा। उसमें एक चैप्टर था कि संस्कृत से भील भाषा का निर्माण हुआ है, भील बोली का निर्माण हुआ है। हमारे भील साथी, चाहे बारेला हो, बिलाला हो, भील हो, गावित हो, और कोई भी जितने भील है, दरबार हो, ये तमाम भीलों से मेरा एक सवाल है, इस देश में संस्कृत पहले आया कि भील पहले आए? आप तो मालिक हो इस देश के, आपकी तो पहचान खत्म कर रहे हैं। यही स्टेटमेंट मैंने आज से 3 साल पहले दिया था, किसी ने नहीं माना। आज तो एकेडमिक स्टडी का हिस्सा बन गया है ये, उसको चैप्टर के रूप में शामिल कर दिए है। आपके अस्तित्व को खतरा है, आपकी पहचान को खतरा है। इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला जाएगा कि भील आदिवासी नहीं है, तब क्या करोगे आप? इसी आधार पर इस देश में बोला जाएगा कि आदिवासी भील नहीं है, क्या करोगे आप? इस लड़ाई को ही लड़ा था भगवान टंटा भील ने, इस लड़ाई को लड़ा था भगवान टंटा भील। संस्कृत का कोई भी
औपचारिकता उनके क्षेत्रों में नहीं दिखाई देती थी। वो अपनी बोली में बात करते थे। वो बोली का, अपनी बोली भाषा का जो आदर्श था, हमारे जो जल जमीन जंगल के अधिकार थे, याद नहीं रखना, आपने भूल गए हम लोग सब, जो हमारे हिस्से में जमीन आई है स्वतंत्रता के पहले से अब तक, वो जमीन किसने दिया? किनके अधिकार, किनकी लड़ाई की वजह से मिले हैं, किनकी कुर्बानी की वजह से मिले हैं? यही हमारे भगवान है। बाबूराव शर्मा के, तंटा भील राघोजी भांगरे, रेंगा कोरकू, इस लड़ाई को संपूर्ण आदिवासी समाज को लड़ना पड़ेगा, ओबीसी को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आदिवासी खत्म, ओबीसी, दलित, ये इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस देश की सांस्कृतिक विरासत यानी आदिवासी है, इस देश का मालिक यानी आदिवासी है। कैसे झगड़ा हो सकता है आदिवासी और ब्राह्मणों के बीच में? किस बात का झगड़ा होगा? एक आदमी ने आदिवासी पे पेशाब कर दिया तो पूरे ब्राह्मणों के साथ झगड़ा हो जाएगा। वो पेशाब करके क्या दिखाना चाहते थे? अपमानित ही करना चाहते थे आदिवासियों को। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि आदिवासियों के, पूरे प्रदेश के लोगों में ब्राह्मणों के प्रति एक अलग टाइप की भावना खड़ी हो गई। इस्तेमाल हो रहा है कमेटी का, हमारे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे ब्राह्मण हो, आदिवासी हो या कोई भी हो। इस सच्चाई को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन किसी संगठन या पार्टी के लिए नहीं है, आपका जीवन मानवता के लिए है, जमीन पर है आपका जीवन। आदिवासी संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं है। आदिवासियों ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। तमाम आदिवासी कार्यकर्ता, तमाम आदिवासी नेता मिलकर सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए जब आपके संपूर्ण संवैधानिक अधिकार ही खत्म हो रहे हैं। आपकी ताकत है कि संविधान में फिर से इस अधिकारों को पुनर्स्थापित कर सके? आप कर सकोगे? यह संभव है? तो फिर चलिए, आप इलेक्शन लड़िए। आपकी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करती है, पूरे लोगों में डिक्लेयर करती है? कौन सी पार्टी करती है? बीजेपी के आदमी के साथ सामने जो आदिवासी कार्यकर्ता है, उसके सामने सवाल है कि उसने पूछना चाहिए हमारे समाज के खिलाफ में इतना बड़ा कानून कैसे पास हुआ। कांग्रेस को लोगों ने अपने लोगों से पूछना चाहिए कि जब यह कानून पास हो रहा था तब हमारी भूमिका क्या थी, पार्टी की भूमिका क्या थी। बाकी पार्टियों से भी पूछो, आपके भी सदस्य हैं। इन परिस्थितियों में हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि हम राजनीतिक गठबंधन पे चुनाव में नहीं जाएंगे। इसको चुनाव नहीं, चुनौती समझ रहे हैं हम। राजनीतिक गठबंधन के आधार पे ना जाते हुए सामाजिक गठबंधन के आधार पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। फिर वो चाहे ब्राह्मण भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, दलित भाई हो, ओबीसी भाई हो, हम सबसे सामाजिक गठबंधन की बात करेंगे और उस आधार पे चुनाव की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमको यकीन है हम बहुत संख्या में हैं। हमारी इतनी जनसंख्या है कि हम कम से कम 27 सीटें जो खुले प्रवर्ग की है, वो प्रदेश की 27 सीटें और प्रदेश की 52 सीटों को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। यानी कुल मिला के 80 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को इलेक्शन से बाहर करके चुनाव की प्रक्रिया को पूरी की जा रही है। यह महसूस होता है, दिखाई देता है। आपके कौन से प्रश्न पे कोई पार्टी बात कर रही है, कौन से मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, इस बारे में कभी सोचे? केवल आप टिकट ले लोगे, किसी पार्टी का विधायक बन जाओगे, क्या कर रहे हो आप? अपने ही समाज के साथ आप धोखा कर रहे हो। मिशन ने तय किया है कि राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए, फिर कोई भी हो वो। इस लड़ाई को जीतना है। कितना दमन होता है आदिवासियों का, नंगा घुमाया जाता है, पेशाब किया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है पुलिस स्टेशन में। ऐसा कौन से समाज के साथ होता है? ट्रक को बांध कर लेके जाया जाता है, उसको खींचते हुए लेके जाते हैं आदिवासियों को। क्या दिखाना चाहते हैं? आदिवासी महिलाओं को पवित्र किया जाता है, उनको गंगा में नहलाया जाता है, उनको पवित्र कर रहे हैं। कौन कर सकता है? एक मेहनत करने वाले आदमी को कौन पवित्र कर सकता है? उससे ज्यादा पवित्र आदमी कोई नहीं हो सकता है।
जो मेहनत ही नहीं करता, जिसका पसीना नहीं बहता, वो आदमी उसको पवित्र करेगा जो जिंदगी भर बिगर पसीना बहाए रोटी नहीं खाया। इतना अपमान हमारे समाज का। आदिवासियों के लिए धर्म बहुत छोटी चीज है। हमारी संस्कृति इस देश की वो संस्कृति है कि हमारी संस्कृति की महिला ने इस देश में कृषि का विकास किया है। हमारी संस्कृति के लोगों ने इस देश की वास्तविक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को बांध के रखा है, पर्यावरण को बांध के रखा है, जीवन के विशेष स्रोतों को जिंदा रखा है। अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। G20 में आप किसकी बात कर रहे हो? किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? उस डेवलपमेंट के आड़ में आदिवासियों के साथ क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं करता है। साथियों, आज का दिन हम तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे समय मैं ये बयान दे रहा हूं जब आपको मध्य प्रदेश में देखना है। ये आपकी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इसे किसी हाल में भी जीतना होगा। जो तुम्हारे आरक्षित सीटें हैं, कम से कम उस पर सामाजिक कब्जा करो। राजनीतिक कब्जा नहीं होना उस पर, आपके समाज का सामाजिक कब्जा होना। इस दिशा में क्या बात करते हो, इस दिशा में क्या निर्णय लेते हो, उस बारे में सोचिए। संगठन बहुत छोटी चीज है, पार्टी बहुत छोटी चीज है, नेता बहुत छोटी चीज है, समाज सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ी चीज यानी समाज। संविधान में आपके अधिकार पार्टी की वजह से नहीं है, नेता के वजह से नहीं है, संगठन के वजह से नहीं है। आपके जो अधिकार संविधान में, वो समाज की वजह से है। और आज आपका समाज खतरे में है। इस वास्तविकता को समझे बगैर आप अगर नहीं जाओगे तो आप अपने ही बच्चों के लिए कब्र खोदोगे। आप अपने ही बाल बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कब्र खोद दोगे। जिन अधिकारों को हमको मिले हैं, हम ले तो नहीं सकते, उसको स्थापित तो नहीं कर सकते, कम से कम बचा तो लिया जाए। फिर कोई टंटा भेल नहीं आएगा, फिर कोई रेंगा कोरको नहीं आएगा, फिर कोई बाबूराव शर्मा के नहीं आएगा, कोई शंकर शाह रघुनाथ शाह नहीं आएगा, अवंतीबाई लोधी नहीं आएंगी, या अन्य जितने महापुरुष है वो नहीं आएंगे, बिरसा मुंडा नहीं आएगा, बाबा साहब नहीं आएगा, जयपाल मुंडा नहीं आएगा। एक नई सोच के साथ आपको समाज का नेतृत्व करना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई भी आपके फेवर में नहीं है। कम से कम आप तो अपने समाज के फेवर में जाइए। जहां सभी लोग आपके समाज के अधिकारों को अनदेखा करते हैं, आपको दरकिनार कर रहे हैं, वहां कम से कम आप तो अपने समाज के साथ खड़ी रहिए। जिस समाज ने आपको पहचान दिया, अधिकार दिया, जीवन दिया, जमीन दिया, जंगल दिया, उस समाज के अस्तित्व को खतरा है। आज इस देश के पर्यावरण को खतरा है। यह संभावना बहुत कम है कि इस बिल के खिलाफ में देश के बाकी लोग बात करें, बाकी बुद्धिजीवी लोग बात करें। इसलिए क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जंगल का अगर प्रश्न है तो आदिवासियों का प्रश्न है। अरे आदिवासियों का तो है। जंगल में जो पारंपरिक वन निवासी है वो ओबीसी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, कोई भी जनजाति और जमात और धर्म का आदमी हो सकता है। और पर्यावरण तो देश का सबके लिए है। आप हिमालय के पास के एरिया का जोशीमठ का आप उदाहरण देख लीजिए। जोशीमठ की जो वास्तविकता है, जो पर्यावरण की वजह से वहां पर जो इतना बड़ा ये आया है, तूफान आया है, उस तूफान से आप लोग ये कर सकते हो। वास्तविकता में पर्यावरण का जो साइंस है वो आदिवासी संस्कृति में दबा हुआ है। उनका जीवन उसी से जुड़ा हुआ है। आदिवासी जंगलों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, प्राणियों को अपना पूर्वज समझते हैं। यह सच्चाई है। ये ओबीसी में भी यही सोच मिलेगी, दलितों में भी यही सोच मिलेगी। इस देश के जो आदिवासियों के वंशज है उनमें आपको कहीं ना कहीं इसके अवशेष मिलेंगे। साथियों, धर्म, जाति, पार्टी और नेता इस सोच, ये छोटी वाली सोच से बाहर आओ। अपनी सामाजिक और संवैधानिक सोच की तरफ चलो। यह आखिरी मौका है आपको आपके बाल बच्चों को बचाने का। एक उदाहरण पेश करो। किसी भी पार्टी में रहो आप, किसी भी पार्टी के हो सकते हो आप, लेकिन समाज पहले है। समाज की बात, समाज के अस्तित्व को खत्म करने का जब षड्यंत्र होता है तो वहां पार्टी, व्यक्ति कोई मायना नहीं रखता।
इस स्वार्थ से बाहर आ जाओ। मेरी हाथ जोड़ के पैर पड़ के आप लोगों से विनती है, बिरसा ब्रिगेड के मार्फत आप लोगों से अपील है, समाज के मार्फत आप लोगों से सामाजिक अपील है कि इस प्रश्न पे गंभीरता से सोचिए। आपको बार बार कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही आप इस स्थिति में हो कि इतने बड़ी परिस्थितियों का आप मुकाबला कर सको, क्योंकि आप तो एक जगह नहीं है, हम टुकड़े टुकड़े में बटे हैं आदिवासी। जो कुछ जमे हुए हैं, जो कुछ है वो है। हम इस सामाजिक लड़ाई में सभी समाज बांधवों से हम मदद मांगेंगे, उनको बताएंगे कि उनका जीवन आदिवासियों के जीवन से कैसे जुड़ा है। यह धर्म मरम बहुत छोटी चीज है। पर्यावरण नहीं रहेगा तो आप क्या कर लोगे? इस देश में पर्यावरण अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? अब तक के जो जीवन मिला है, अब तक के जो पर्यावरण, वो आदिवासियों की देन है। ये झूठी बात है। कुछ एनजीओ के लोग ये बात कर रहे हैं, ये तो केवल उसको अध्ययन का विषय समझते हैं। आदिवासी तो जीता है उसको। इस इलेक्शन में सही निर्णय होना चाहिए समाज के पक्ष में, ऐसी हम साफ लोगों से सामाजिक अपील करते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कहीं पर भी हो, इस वास्तविकता को आप लोग समझो, इस बिल को पढ़ो, इस बिल को समझो, इसके परिणामों को समझो, इसके दूरगामी परिणामों को समझो, इसके दुष्परिणामों को समझो। ये केवल आदिवासियों को नहीं, पूरे देश के खिलाफ में भी जा सकती है इस व्यवस्था। सरकार ने इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार की मंशा केवल राष्ट्र विकास की हो सकती है, इससे चंद पूंजीपतियों को फायदा होगा, लेकिन 120 करोड़ लोग मारे जाएंगे और उसमें सबसे पहले मरने वाले का नाम है आदिवासी, जो उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके अधिकारों की अनदेखी की गई, संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई, पर्यावरण और वन सुरक्षा के कानूनों की अनदेखी की गई। इसके दुष्परिणाम हमारे जीवन के ऊपर होगी, हमारे आने वाली जनरेशन पे होगी। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। आज के दिन हम लोग आपसे अपील करते हैं, आपसे मैं सामाजिक अपील करता हूं कि इस मुद्दे पर हम लोग पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे। हम कोई भी पार्टी के लोग हमको समर्थन करें, ये बात अलग है, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से सामाजिक इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम समाज की लड़ाई समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए, सामाजिक पहचान के लिए और सामाजिक जीवन के लिए लड़ रहे हैं। इसी उम्मीद से कि आप लोग इस पर विचार करेंगे, मैं आपसे रजा लेता हूं। धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भारत, जय भीम।